हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? एकदम फर्स्ट क्लास। तो बच्चों, हम लोग जैसा कि कहा था कि अब नीट 2022 एग्ज़ामिनेशन बहुत दूर नहीं है, तो हम लोग उसके लिए एक क्रैश कोर्स फिज़िक्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, फिज़िक्स के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत बढ़िया सा, छोटा सा, प्यारा सा क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। इन 100 डेज़ में फिज़िक्स के पूरे सिलेबस को, स्पेशली एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा समझ लो कि अगर हमें नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी एकदम मस्ट है, ठीक है, बिना उससे काम नहीं बनने वाला है। तो हम लोग एनसीईआरटी के बेस पर इन 100 डेज़ में फिज़िक्स के पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को हम लोग बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। जैसे कहते हैं कम टाइम में सर ज़्यादा पढ़ना है तो क्या करना चाहिए, बस वही करना है जो मैं तुमको कराने वाला हूँ, ठीक है। हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि इन 100 डेज़ में हमें स्पेशली एनसीईआरटी के जितने टॉपिक्स हैं फिज़िक्स में 11th-12th के, उन सारे टॉपिक्स को हमको एक एक करके पढ़ना होगा। उन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली उन टॉपिक्स से जो नीट एग्जामिनेशन में इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुए, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन आने तक एक अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड होकर के एग्ज़ाम में जाएँ, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आज तुम्हारे लिए मैं जब सबसे पहला, आज डे 1 है, आज हमारे इस क्रैश कोर्स का सबसे पहला दिन है, फर्स्ट दिन है। आज हम लोग इस चैप्टर को, हम लोग इस क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा वेक्टर्स। सर वेक्टर क्यों? हम तो डायमेंशन एरर पढ़ते हैं, यूनिट्स पढ़ते हैं, अब वेक्टर से शुरू क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, बट वेक्टर से शुरू करने के पीछे रीज़न ये है कि आगे हम लोगों को जो पढ़ना होगा उन वेक्टर्स का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है और वेक्टर्स से अकेले क्वेश्चन नहीं आते, वेक्टर्स का एप्लीकेशन भी बहुत आता है। यूनिट्स, डायमेंशन, एरर वाले चैप्टर को हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत आसान चैप्टर्स हैं। बस जो बताऊंगा चुपचाप उतना पढ़ लेना, क्वेश्चन करके आ जाओ, काम खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, उतना तुमको बताऊंगा, करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दैट। बट जिन चीज़ों को अभी हमको थोड़ा सा वक्त दे करके पढ़ना है, थोड़ा समझना है, उनको मैं शुरुआत करता हूँ फ्रॉम वेक्टर्स, ठीक है। तो हमने इसके पहले तुमको एक छोटा सा प्यारा सा सिलेबस प्लान बताया था कि फिज़िक्स के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। इस पूरे 11th-12th के कोर्स को हमने 6 सेक्शन में डिवाइड किया था और बताया था कि हर सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर सभी लोग देख लेना, अच्छा होगा, एक आइडिया बिल्डअप हो जाएगा सर को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। फाइन। देखो बच्चों, आज का जो समय है एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कह सकते हो कि कंडीशन चल रही है। आप ढेर सारा चीज़ पढ़ लो, खूब पढ़ लो, लेकिन जब तक आप स्मार्ट नहीं बनोगे, स्मार्ट प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक हमेशा एक डिज़ायर्ड रैंक जो होती है वो तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो हमको पढ़ना है, खूब पढ़ना है, जम के पढ़ना है, मगर स्मार्टली, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमको कंप्लीट सिलेबस करना होगा। थोड़ा सा स्मार्ट रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि हम लोगों को जो इतना भारी भरकम सिलेबस है उसको बहुत जल्दी फिनिश कर सकें, ठीक है। चलो, तो अब तक अगर नहीं कुछ पढ़ रखी है, अंडर प्रिपेयर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, तुम लोगों के लिए ही ये बैच शुरू किया गया है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बढ़िया प्रिपरेशन कर चुके हैं, वो भी आएंगे ताकि एक फाइनल टच जो होता है एग्जामिनेशन के पहले वो हमको मिल जाए इन 100 डेज़ में, ठीक है। तो आज का हमारा जो मैं शुरू करूँगा वेक्टर एनालिसिस में, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। क्लियर है? ये फर्स्ट टॉपिक होगा जो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमको करना क्या है, इसका लॉ क्या है पहले समझ लो। अच्छा, हम सब जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 बातें होती हैं, स्केलर और वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स उन फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है,
डायरेक्शन होता है और जिनको वेक्टर लॉ से ही ऐड किया जा सकता है, जो वेक्टर लॉ को फॉलो करते हो। ठीक है, ये हम जानते हैं वेक्टर का डिफिनेशन। स्केलर क्या होते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो ना हो, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इतना हम सब जानते हैं वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर तब तक नहीं होगी जब तक वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बड़ी अजीब किस्म की क्वांटिटी पता है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है मगर इसको वेक्टर नहीं मानते। अब ये क्या बात है, क्यों नहीं मानते इसे? अभी तो आपका डायरेक्शन होना चाहिए तो वेक्टर होगा, वेक्टर में आप इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं शामिल करते? डायरेक्शन तो है उसमें। तो बच्चों होता ये है कि केवल डायरेक्शन होना इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आपके पास डायरेक्शन है और आप वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, आपको वेक्टर के नियम पसंद नहीं आते, आप अपना नियम चला रहे हैं, तो आपको वेक्टर नहीं माना जाएगा। आपके पास डायरेक्शन हो, साथ साथ आप वेक्टर्स के लॉ को फॉलो करिए, देन यू विल बी कॉल्ड अ वेक्टर। अब वेक्टर लॉ क्या होता है सर? किस लॉ को फॉलो करने की बात कर रहे हैं? तो वेक्टर लॉ एडिशन का कुछ लॉ होता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के कुछ लॉ होते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये अलग नियम होता है। तो वेक्टर की जो दुनिया है बड़ी अजीब किस्म की दुनिया है। इनमें सीधे से ऐड नहीं करते, सीधे से माइनस नहीं करते, सीधे से मल्टीप्लाई नहीं करते। इनका अलग ज़िंदगी है, अलग इनका दुनिया है, इनका अलग नियम कानून सब चलता है। वही नियम कानून हम लोगों को पढ़ना है कि एक्चुअली में ये किस नियम को फॉलो करते हैं भैया, तो उसी नियम को हमको, उस लॉ को पढ़ना है। तो इस लॉ को मैं बोलता हूँ, या हम लोग बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड करने के पैरेललोग्राम का मेथड, सीधा मेथड नहीं ऐड करते, पैरेललोग्राम का मेथड। अब ये क्या होता है, लेट अस फाइंड इट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हमें गिवन है। ये वेक्टर मान लो बच्चों ए, ये वेक्टर मान लो बी। हमेशा हमें वेक्टर में दो बातों का ध्यान रखना है कि वेक्टर के साथ हम कुछ भी करें, वेक्टर का एडिशन करना चाहें, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना चाहें या फिर वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहें, हमेशा हमें एक चीज़ चाहिए होगी और तुमको पता है वो चीज़ क्या है, और वो है उन वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो मान लिया मैंने वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, जो हमको चाहिए होगा, इसके बिना काम थोड़ा हमारा मुश्किल होगा। तो हमने मान लिया वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, तो अब पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में कुछ एंगल दिया है, तो इनको में करना क्या है, इनको ऐड कैसे करेंगे, इनका एडिशन कैसे फाइंड करेंगे। तो ये लॉ हमारा, ये पैरेललोग्राम बताता है कि इनका एडिशन कैसे करना है, इनको कैसे ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम मेथड ये करता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो हमें क्या करना है कि इन दो वेक्टर के हेल्प से पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है। इन दो वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो साइड मान लेना है, दो एडजेसेंट साइड मान लेना है। ठीक है, और दो एडजेसेंट साइड मान करके जो बाकी के दो बचे साइड्स हैं उसको कंप्लीट कर दो, बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, इन वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड मान लिया। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ये तो बच्चों को पता होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया कि इन दो वेक्टर को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड मान लिया और बाकी के जो दो बचे साइड थे वो हमने कंप्लीट कर दिया, ताकि हमारा एक बढ़िया सा पैरेललोग्राम बन जाए। बना दिया सर, अब क्या करें, बन गया पैरेललोग्राम। अब आगे क्या करना है, तो आगे ये करना है कि इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल खींच दो, कुछ ऐसा। ठीक है, चलिए सब वो भी खींच दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये जो पैरेललोग्राम का तुमने बेटा डायगोनल ड्रॉ किया है, यही डायगोनल उन दोनों वेक्टर का एडिशन कहलाता है, यही वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाता है, और यही तुम्हारा सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा पैरेललोग्राम मेथड है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बात में समझ गए कि इन वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा था। हमने वेक्टर्स को
एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान लिया और बाकी के जो बचे साइड से कंप्लीट कर दिया। कैसे कंप्लीट किया? यहाँ जो साइड खींचोगे वो ए के इक्वल और पैरेलल, यहाँ जो साइड खींचोगे वो बी के इक्वल और पैरेलल, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। फिर क्या करेंगे सर? तो फिर इसका एक डायगोनल ड्रॉ कर दो, डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कॉन्टेक्ट पॉइंट से होकर के जाता हो। ठीक है, वो भी कर दिया सर। फिर कुछ नहीं करना, ये जो डायगोनल तुमने ड्रॉ किया है यही डायगोनल दोनों वेक्टर का एडिशन है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी कह सकते हो। एडिशन को ही हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं। दो वेक्टर को ऐड करने पर जो रिजल्ट आया, रिजल्ट से वर्ड बना रिजल्टेंट। ठीक है, तो दिस इज रिजल्टेंट, यही इनका एडिशन है। अब इसकी लेंथ में निकाल लूँगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। इसका डायरेक्शन निकाल लूँगा, एंगल पता कर लूँगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जो रिजल्टेंट आर होता है, जिसको हम लोग वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, मॉड ए प्लस बी। मॉड ए प्लस बी मतलब उनके एडिशन का मैग्नीट्यूड, उनको जो तुमने ऐड किया है, ऐड करने पर जो वेक्टर आया है ए प्लस बी उसका मैग्नीट्यूड, तो उसके मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस फॉर्मूला, बहुत जाना पहचाना सा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। दो वेक्टरों के रिजल्टेंट को हम लोग मॉड ए प्लस बी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। रिजल्टेंट का हो चाहे मॉड ए प्लस बी का हो, बात इक्वल है। मॉड ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ? उनके सम का मैग्नीट्यूड, तुम उनको सम किए हो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, दैट इज मॉड ए प्लस बी। तो ये तो होगा, तो ये तो सब मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका रिजल्टेंट का। डायरेक्शन क्या होगा इसका? सर वेक्टर में तो जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक तो हम शांत बैठेंगे नहीं। भाई ऐसा वेक्टर ही क्या जिसमें डायरेक्शन आपको पता ना हो? तो जब तक इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो चलो डायरेक्शन की खोज करते हैं इसकी। तो डायरेक्शन के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस रिजल्टेंट का तुमको बच्चों एंगल बताना होगा कि भाई ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए से और वेक्टर बी से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल बता दो, रिजल्टेंट का तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी मैं कहूँगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट तो जनरली उसका मतलब ये होगा कि उस रिजल्टेंट का दोनों वेक्टर्स के साथ क्या एंगल है, वो कहाँ से गुजरेगा, वही उसका डायरेक्शन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan बीटा का क्या फॉर्मूला होगा? तो tan बीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अरे सर याद कैसे करेंगे इसको? सर देखो कैसे याद करेंगे। अल्फ़ा एंगल कहाँ से है? अल्फ़ा एंगल सर आर का ए के साथ है, क्लियर है? तो आर का ए के साथ है तो ए देखो नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वेक्टर कौन था? बी, तो बी साइन थीटा ऊपर, बी कॉस थीटा नीचे, तो tan इज इक्वल टू क्या हो? साइन बाई कॉस। tan बीटा कैसे याद करोगे सर? ये बीटा किसके साथ एंगल है? रिजल्टेंट का वेक्टर बी के साथ है। कैसे याद करेंगे सर? रिजल्टेंट का वेक्टर बी के साथ है तो वेक्टर बी को नीचे ऐड कर दीजिए। ऊपर क्या रहेगा? ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। tan है तो ऊपर साइन नीचे कॉस, तो याद ही रहेगा। ठीक है, अगर ए से एंगल है तो नीचे ए ऐड हो जाएगा, ऊपर नीचे बी हो जाएंगे, और वो एंगल अगर बी से है तो नीचे बी ऐड होगा, ऊपर नीचे ए हो जाएगा। ऐसे सिंपल तरीका याद करने का याद कर सकते हो। बाकी तुमको जो लॉजिक लगाना है जैसे तुमको क्लियर हो याद कर लो, बट ये दो एंगल ज़रूरी है। हमको पता होना चाहिए कि भाई जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा
अब कुछ बेसिक बातों को हमको और समझना होगा वेक्टर्स के बारे में। सुनो, तो बच्चों यहाँ से एक बात और ध्यान से देखा जाए तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर्स के बीच जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड ए और बी को फिक्स कर दूं कि ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू इतनी है, अब इनको वैल्यू को चेंज नहीं करना है, बट इनके एंगल को मैं चेंज करता रहूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 90 वॉट एवर चेंज करते रहो, तो एंगल चेंज करते रहोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी चेंज करती रहेगी। मतलब कहने का ये हुआ कि दो वेक्टर के बीच में कितने एंगल हो सकते हैं सर? इनफाइनाइट, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। तो दो वेक्टर के बीच अगर एंगल इनफाइनाइट होंगे तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू भी आएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट होती है इट कुड हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़ अगर उनके बीच के एंगल को बदला जाए तो। ठीक है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल को हम चेंज करते रहें तो उनके बीच हमको इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन देम। उन इनफाइनाइट वैल्यूज़ में सबको सारी वैल्यू को नहीं पढ़नी है कि सब कितनी कितनी वैल्यू होगी, भाई जो एंगल देखो उसका से बात करेंगे हम लोग। बट उन इनफाइनाइट वैल्यूज़ में से अगर एंगल को हम चेंज करते रहें, कभी 10, कभी 20, कभी 25, कभी 30 चेंज करते रहें, जो मन करे वो करें, बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री जितने एंगल पॉसिबल होंगे सब रख के चेक करो, यू विल हैव इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ आर डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन देम। उन इनफाइनाइट वैल्यूज़ में से हमें दो वैल्यू की बात करनी है, एक वो वैल्यू जो मैक्सिमम होती है और एक वो वैल्यू जो मिनिमम होती है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हो लाइक दैट। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा सर? इट विल बी 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री होगा, यहाँ पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो सर जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होती है और दोनों के सम के इक्वल होती है। आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो याद रखना वेक्टर्स के बीच में जो एंगल हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है बिटवीन 0 एंड 360, 30, 40 कुछ भी, इट कुड हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। उन सभी एंगल्स में से जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है मैक्सिमम आता है। और कितना आता है? दोनों का डायरेक्ट सम। अच्छा, एक बात मैं तुमसे और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते कि वेक्टर a इज इक्वल टू 2, वेक्टर b इज इक्वल टू 3, ऐड कर दिया 2 + 3 इज इक्वल टू 5। ये हो गया डायरेक्ट एडिशन बिना उनके डायरेक्शन को देखे। क्या ये वेक्टर में कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, लो ऐड कर दिया 2 + 3 इज इक्वल टू क्या 5? क्या ये वेक्टर में कर सकते हैं? यस, सिर्फ एक कंडीशन में, वही ये कंडीशन है। तो वेक्टर्स को हम लोग बिना ये फॉर्मूला लगाए, अगर तुमसे कोई कहे क्या सीधे ऐड कर सकते हैं जैसे स्केलर को करते हैं सर 2 + 3 इज इक्वल टू 5, क्या वेक्टर में कर सकते हैं? यस वी कैन डू, बट नॉट ऑलवेज। जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे देन यू कैन ऐड देम डायरेक्टली, उनको सीधे ऐड कर सकते हो और जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब यहीं पर तुमसे एक बात मैं कहूँ कि वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर c, अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि वेक्टर a और b को ऐड करने पर वेक्टर c आता है, या यूँ कहो कि c जो है वो a और b का रिजल्टेंट है। बात एक ही है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू c, इसका मतलब ये हुआ कि a और b को डायरेक्ट ऐड करने पर भी c आ जाएगा। तो a और b को डायरेक्ट तभी ऐड कर सकते हैं जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को देख हम कह सकते हैं कि जो a और b है वो सेम डायरेक्शन में होंगे। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, क्योंकि अगर वो सेम डायरेक्शन में न होते तो उनको डायरेक्ट ऐड हम नहीं कर सकते थे। तो अगर c a और b का रिजल्टेंट है और c a और b को डायरेक्ट ऐड करने पे आ जा रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन में होंगे, यू कैन ऐड 2 वेक्टर्स डायरेक्टली
ओनली इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, और वो उनका मैक्सिमम वैल्यू होती है रिजल्टेंट की। ठीक है। सिमिलरली अगर दो वेक्टर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, एक भागे दाईं ओर, एक भागे बाईं ओर, एक भागे नॉर्थ, एक भागे साउथ, एक भागे ईस्ट, दूसरा भागे वेस्ट, कुछ ऐसा कंडीशन अगर बन जाता है तो हम कहते हैं कि भैया उनके बीच जो एंगल है सर 180 डिग्री है, और इस कंडीशन में जो उनका रिजल्टेंट होगा वो दोनों का डिफरेंस होता है। आर मिनिमम इज डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब दो वेक्टर अपोजिट होंगे। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। इससे कभी कम नहीं होगा, इससे कभी ज़्यादा नहीं होगा। एक छोटा सा केस और है, वो भी हम लोग को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करना होगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होने में जो उनका रिजल्टेंट होगा, बीच का एंगल यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। cos 90 क्या हो जाएगा? 0। तो ये तुम्हारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कह सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया रिजल्टेंट की वो वैल्यू जब ये आपस में परपेंडिकुलर हो। तो इस बात को ध्यान रखना कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, रिजल्टेंट मिनिमम कितना होगा, कब होगा, रिजल्टेंट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब यूज़ करेंगे? जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सर, तभी तो यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है बच्चों वो वेक्टर के डिफरेंस से कभी छोटा नहीं होगा और वेक्टर के एडिशन से कभी बड़ा नहीं हो सकता। दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी लुक फॉर। R is greater than or equal to A difference B and less than or equal to A plus B। ठीक है। अगर बात को और समझना हो तुमको मैं एग्जाम्पल और देके समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक वेक्टर है सर 3, दूसरा वेक्टर है 4। ठीक है। इनके रिजल्टेंट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? टेक्निकली इनके रिजल्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। एंगल पर डिपेंड करेगा एग्जैक्ट कितना होगा। अलग अलग एंगल पर अलग अलग रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी। इट कुड हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ रिजल्टेंट, लेकिन वो रिजल्टेंट की इनफाइनाइट वैल्यूज हमेशा 1 और 7 के बीच में ही रहेगी। 1 से कभी नीचे नहीं जाएगी, 7 से कभी ऊपर नहीं जाएगी। सर कैसे? तो डिफरेंस कितना है? 1, एडिशन कितना है? 7। तो मैक्सिमम कुड बी 7, मिनिमम कुड बी 1। और वो भी तब जब सेम डायरेक्शन में होंगे, और वो भी तब जब अपोजिट होंगे। और बीच के एंगल चेंज करोगे 30, 40, 60 वॉटेवर, तो ये 1 और 7 के बीच में ही घूमता रहेगा, इनके बियॉन्ड नहीं जाएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, फाइन। तो मेरे ख्याल से बात समझ गए होगी रिजल्टेंट का क्या कहानी होता है, रिजल्टेंट की वैल्यू किन बातों पर डिपेंड करती है, और ये उसका बहुत शानदार सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फाइन। और उनकी डायरेक्शन को भी देखा हमने कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है। एंगल ए और बी से रिजल्टेंट जब तुम किसी वेक्टर का निकालते हो, दो वेक्टर्स का निकालते हो रिजल्टेंट, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस वेक्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताएं। आपने अगर ए और बी को ऐड करके आर निकाला तो आपका ही काम होगा उस आर का डायरेक्शन भी बताइए, मतलब उसका ए और बी से एंगल, दिस इज अल्फा एंड बीटा, जिसका तुमको फॉर्मूला में लिख दिया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन आते हैं, करेंगे इस पे। बट एक चीज़ और, अबाउट दीज एंगल्स हमें एक बात और पता होना चाहिए। जैसे एक्चुअली होता क्या है कि मान लो हमें ये दो वेक्टर ड्रॉ किया बेटा, ए और बी। ठीक है सर, ड्रॉ कर दीजिए। पहली बात तो देखना कि वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में रहेगा, कभी वेक्टर्स के बाहर नहीं जाता। इट विल बी ऑलवेज बिटवीन द वेक्टर्स, इनके बीच में होगा। कभी ए के नज़दीक होगा, कभी बी के नज़दीक होगा, कभी बीच से बिखर जाएगा, मगर इनके बाहर नहीं जाने वाला, ये कंफर्म है। तो मान लो हमने कहा बेटा रिजल्टेंट है आर, और ये एंगल बनाता है अल्फ़ा एंड बीटा,
विथ ए एंड बी। अब इन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सर लिखा तो है फॉर्मूला आपने, क्या दिक्कत है? ठीक है, निकाल लेंगे सर, बट वो बात नहीं, बात कुछ और है। ये जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हैं ये ए और बी के वैल्यू पर डिपेंड करती है, फॉर्मूले में देख रहा हूँ, मगर किस तरीके से समझो। एक्चुअली होता क्या है कि रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच में होता है, कंफर्म, 100% कभी बाहर जाएगा ही नहीं, कंफर्म। लेकिन एक यहाँ पे एक और बात होती है, वो बात ये होती है दोनों वेक्टर में से जो स्ट्रॉन्ग वेक्टर होगा, जो बड़ा होगा, जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, वो वेक्टर रिजल्टेंट को हमेशा अपनी ओर खींचता है। जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि वेक्टर ए इज़ 20 न्यूटन एंड वेक्टर बी इज़ 10 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, अगर एक पार्टिकल को दो लोग खींचें, इधर से 20 न्यूटन से खींचो, इधर से 10 न्यूटन से खींचो, तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर मुझको दो लोग खींचें, यहाँ से 20 न्यूटन, यहाँ से 10 न्यूटन, तो मैं कहाँ जाऊँगा? जाहिर सी बात है 20 न्यूटन वाला हमको खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, क्योंकि वो फोर्स ज़्यादा है। तुमको दो लोग खींचे तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा तुम उसी की तरफ भागोगे, सेम केस ही है, रिजल्टेंट शिफ्ट कर जाएगा एक की तरफ, कुछ ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट विल स्लाइटली इंक्लाइंड टूवर्ड्स ए, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ एक की तरफ झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ए की वैल्यू ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट ए की तरफ क्या होगा सर? झुक जाएगा। और ए की तरफ अगर झुकेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू छोटी हो जाएगी और बीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, कह सकते हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर की वैल्यू बड़ी होती है वहाँ से एंगल छोटा बनता है, और जो वेक्टर की वैल्यू कम होती है वहाँ से एंगल हमेशा बड़ा बनेगा। क्लियर? वो देखो बेसिक बात बता रहा हूँ, एकदम बेसिक्स, ज़ीरो से, ताकि टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो, डर न लगे यार वेक्टर पढ़ नहीं रखा, कैसे होगा, कुछ क्लियर नहीं है, फॉर्मूले से काम नहीं बनने वाला, वो बात यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि दिस इज़ बिकम 50 न्यूटन, मान लो वेक्टर बी की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन, तो ऐसे में क्या होगा, जो वेक्टर बी है रिजल्टेंट को अपनी ओर खींचेगा। भाई एक वेक्टर 50 है, दूसरा 20 है, रिजल्टेंट कहाँ शिफ्ट करेगा? ऑफ कोर्स जो बड़े मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। रिजल्टेंट भागेगा वेक्टर बी की तरफ, रिजल्टेंट भागेगा वेक्टर बी की तरफ, तो कुछ ऐसा सीन बनने वाला होगा, कुछ ऐसा। तो जाहिर सी बात है अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो क्या ये हम लोग सिंपल सा फैक्ट कह सकते हैं कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े वेक्टर से छोटा एंगल बनाता है और छोटे वेक्टर से बड़ा एंगल बनाएगा। क्लियर है? बेसिक बात है, कह सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा जो यूज़ होगा कॉन्सेप्ट वो ये यूज़ होगा कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, तो ऐसे कंडीशन में जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों से इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। इस बात को ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, एग्जैक्टली इक्वल, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? एकदम बीचों बीच से पास करेगा, लाइक एन एंगल बाइसेक्टर की तरह आर तुम्हारा निकल जाएगा और दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये जो एंगल्स तुम देख रहे हो बेटा, ये अल्फ़ा और बीटा, इनमें कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, रिजल्टेंट किसकी तरफ झुकेगा, ये ए और बी की वैल्यू ने ही डिसाइड करना है। अल्टीमेटली ये ए और बी ही डिसाइड करेंगे कि अल्फ़ा बीटा में कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा, फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट के बारे में, वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बहुत बेसिक जानकारी थी जो हमको शुरुआत ही ऐसे करनी है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे, इन पर हमें कमांड करना है। भाई एक बात और ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं इसको मॉड ए प्लस बी भी कहते हैं। रिजल्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सम। रिजल्टेंट के सम का
मैग्नीट्यूड मॉड ए प्लस बी, तो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स मतलब कुछ नहीं भैया, रिजल्टेंट ही की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत बेसिक सी बातें रिजल्टेंट के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, रिजल्टेंट की वैल्यूज़ के बारे में, किस किस कंडीशन में क्या क्या वैल्यूज़ होती है, क्या इसकी लिमिट होती है, ये सब बहुत बेसिक सी जानकारी हमको होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। हाँ, इसमें फिर कुछ बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं वो हमें अच्छे से एक बार प्रिपेयर्ड भी हो जाए। ठीक है, तो जल्दी कर लो, कुछ क्वेश्चन शुरुआत किया जाए, डू इट फास्ट। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा आज का डे 1 का फर्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा तुम्हारे सामने। कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विथ देम रेस्पेक्टिवली। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनका रिजल्टेंट मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विथ देम, जिनका रिजल्टेंट उन वेक्टर से अल्फा और बीटा एंगल फॉर्म करता है। मतलब डायग्राम समझ लिया जाए एक बार, क्या समझ लेते हैं सर, क्या दिक्कत है। तो दो वेक्टर है बच्चों ए और बी, इनका रिजल्टेंट है वेक्टर आर, मैंने मान लिया, और ये जो रिजल्टेंट है मेक्स एंगल्स अल्फा एंड बीटा विथ देम रेस्पेक्टिवली, रिजल्टेंट उन दोनों से अल्फा और बीटा एंगल फॉर्म करता है। मैंने बना दिया रेस्पेक्टिवली, ए से अल्फा, बी से बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इन एंगल्स और इन वेक्टर्स के बीच एक रिलेशन दिया हुआ है, वो हमको चेक करना है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ये दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड को बराबर कह रहा है। अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे तो कौन वेक्टर खींचेगा आर को अपनी तरफ, कोई नहीं खींचेगा, दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, रिजल्टेंट बीच से पास करेगा और दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सच है, अभी पढ़े हम लोग, वेक्टर से इक्वल, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इक्वल इनफैक्ट, तो एंगल भी इक्वल हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेक्टर ए क्या करेगा, खड़े होकर देखता रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये अगर मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ये आर को खींचेगा अपनी तरफ, और अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट है वो शिफ्ट करेगा थोड़ा सा ए की तरफ। पावरफुल है भाई, जो पावरफुल होता है वो चीज़ों को खींचता है, पावरफुल बनो और चीज़ों को अपनी तरफ खींचो। ठीक है, जैसे इस वेक्टर ने खींचा रिजल्टेंट को और अल्फ़ा हो गया छोटा, बीटा हो गया बड़ा, अल्फ़ा हो गया छोटा, बीटा हो गया बड़ा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वन, मॉड ए इज़ लेस देन मॉड बी, मतलब बी के मैग्नीट्यूड अब ज़्यादा है, तो b की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट को अब कौन खींचेगा सर, b खींच लिया, तो b खींच लिया सर, तो रिजल्टेंट b से एंगल कम बनाएगा, a से बड़ा एंगल बनाएगा, मतलब अल्फ़ा हो जाएगा बड़ा, बीटा हो जाएगा छोटा, अल्फ़ा हो जाएगा बड़ा, बीटा हो जाएगा छोटा, वही बात वो भी कह रहा है। तो कुल मिलाकर सर तीनों ऑप्शन तो हमको सही दिखाई दे रहे हैं, एंगल और इनके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के भी जो आपने बताया है वही तो तीनों कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आंसर एंड यू गॉट 4 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बेसिक्स होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले होंगे, कॉन्सेप्चुअल होंगे, थोड़े मोड़े फॉर्मूले वाले भी होंगे। तुमको टेस्ट किया जाएगा कि तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है या फिर ऐसे ही टाइम हमने वेस्ट किया है। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लो, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जल्दी क्विक। तो और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सी, दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट है सी, अच्छी बात है।
द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज 120 डिग्री। और इन जो दो वेक्टर्स ए और बी हैं इनके बीच एंगल दिया है हमको 120 डिग्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें हमको रिलेशन चेक करना है कि सी और सी में रिजल्टेंट में और ए और बी में क्या रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो वेक्टर कह रहा है ए और बी जिनका रिजल्टेंट सी है, मतलब ये कह सकते हो कि ए और बी को ऐड करने पर इसका कहना है कि सी आ रहा है और इनके बीच एंगल भी 120 डिग्री है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जिसको रिजल्टेंट को हम लोग आर कहते हैं उसको ये सी कहकर बुला रहा है। तो ठीक है, क्या दिक्कत, सी बुलाओ आर बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, तो आर के बदले बस यहाँ पर क्या रखना है बच्चों, सी, दैट्स इट। जो रिजल्टेंट है वो सी है, एंगल इज 120 डिग्री, रख दियो बाद में। ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखें तो देखते में करना क्या होगा। सी कह रहा है इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज लेस देन ए माइनस बी, सी इज ग्रेटर देन ए प्लस बी, सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। जब भी ऐसा ऑप्शन आए, रिजल्टेंट इतना है रिजल्टेंट उतना है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेक कर लेना, शायद कुछ वहाँ से मिल जाए। जैसे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े अभी कि भैया रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर के डिफरेंस से कभी छोटा नहीं होता और वेक्टर के एडिशन से कभी भी बड़ा नहीं होता। तो रिजल्टेंट वेक्टर के एडिशन से बड़ा कैसे हो गया सर, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो तीसरा ऑप्शन तो उठा के फेंक दो, पहले दूसरे ऑप्शन पे आओ। रिजल्टेंट ए माइनस बी डिफरेंस है और रिजल्टेंट उससे छोटा बता रहा है, तो रिजल्टेंट तो डिफरेंस से छोटा तो कभी नहीं होता सर, बराबर हो जाएगा, छोटा कहाँ होगा सर, उठा के फेंक दो इसको भी, बच गए ये दोनों। अभी मैंने बताया था कि वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है वो उनके डिफरेंस के बराबर होता है और वही मिनिमम भी होता है, आर मिनिमम ए माइनस बी, मगर वो तब होगा जब बीच का एंगल 180 डिग्री हो, ऑपोजिट हो। तो ये पॉसिबल तो है, ये दोनों तो पॉसिबल भी नहीं है, 2 और 3। पहला पॉसिबल है बट 180 डिग्री पर, यहाँ तो 120 दिया है, तो 120 पर तो भैया ये भी पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 की कहानी खत्म, चौथा तुम्हारा ऑप्शन है, जाओ गंगा नहाओ, काम खत्म। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। तो वेक्टर के बेसिक्स को लगाते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है, ऐसे काम खत्म, आगे आंसर हो गया खत्म। सॉल्व करना चाहोगे, सॉल्व कर लेते हैं, चलो। c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 कितना होता है सर, -1/2। एंगल पुट करूंगा मैं, cos 120 -1/2 होता है, 2 इज कैंसल्ड आउट। तो यू विल गेट स्क्वायर भी कर दूं मैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, अब इस पे मैं एक बार AB को ऐड करूँगा, एक बार AB को सब्ट्रैक्ट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हो। AB सब ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो C स्क्वायर कह सकते हो सर, ये तो हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस AB, तो C की ये वैल्यू आ रही है। तो यहीं से दिख रहा है कि C की जो वैल्यू है वो A माइनस बी प्लस समथिंग है, तो प्लस समथिंग का मतलब कि a माइनस बी से कुछ ज़्यादा ही तो होगा, वही बात तो यहाँ भी कह रहा है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस 1.2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 1.2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 5 से कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उस 5 में कुछ ऐड भी तो हुआ है 1.2।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस समथिंग के वजह से c की वैल्यू a माइनस बी से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो c इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी। तो यहाँ से भी दिख रहा है, वहाँ से पहले ही दिख चुका था, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर तुम्हारे हैं कितना समझते हो। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है बच्चों कि आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग पढ़े रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स उसी पर क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। दो वेक्टर है p और q, जिनका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर p के परपेंडिकुलर है। वेक्टर में देखो डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो डायग्राम छोटा मोटा बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। ठीक है, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, p के परपेंडिकुलर है। चलो ड्रॉ कर देते हैं। तो u मैंने बनाया दो वेक्टर p और q, और इनका रिजल्टेंट बना दिया मैंने p के परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा। ठीक है, दो वेक्टर p और q है, इनका रिजल्टेंट p के परपेंडिकुलर, लाइक दैट। ठीक है, अपने मन से मुझको नहीं पता था कि वेक्टर p कहाँ होगा, वेक्टर q कहाँ होगा, मैंने बस अपने आप से बना दिया। ठीक है, तो दो वेक्टर मैंने p और q बना दिया, और कह रहा था रिजल्टेंट जो है वो p के परपेंडिकुलर है, तो p के मैंने परपेंडिकुलर भी बना दिया, जो परपेंडिकुलर है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ q, और q का जो, और ये जो r का मैग्नीट्यूड है ये q का आधा है। अच्छा एक बात जरा हमको बताओ, ये फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है, फॉरगेट अबाउट द सॉल्यूशन, ये फिगर सही है क्या? क्या खराबी है सर फिगर में? सब कुछ तो ठीक है, दो वेक्टर p और q का बना दिया आपने, रिजल्टेंट p के परपेंडिकुलर किया, बना दिया आपने, क्या खराबी है? एवरीथिंग इज फाइन। बताओ, खराबी है, बहुत बड़ी खराबी है, इतनी बड़ी खराबी है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या खराबी है? खराबी ये है बच्चों कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कभी उन वेक्टर्स के बाहर नहीं जाता, ये हमेशा वेक्टर के बीच में ही रहता है। तो इन r भाई साहब को इनके बीच में ही होना चाहिए, बाहर कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। अब इसको अगर बीच में लाओगे तो भी समस्या है, क्योंकि बीच में लाओगे तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, क्योंकि रिजल्टेंट को p के परपेंडिकुलर ही होना है, तो इसको बीच में ला नहीं सकते, यहाँ पर रख नहीं सकते। q को पकड़ो और q को उठा करके जरा सा धक्का लगा करके इन q भाई साहब को थोड़ा सा पीछे का रास्ता दिखा दो, कुछ यूं। ठीक है, थोड़ा लाइन सीधा बन जाओ यार, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं बन रहा? चलो देखते हैं इस बार बनता है कि नहीं। चलो फाइन, ठीक है। तो ये हो गया मेरा Q, और अब हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज हो गया। अब ठीक है, अब वेक्टर का रिजल्टेंट R दोनों वेक्टर के बीच में भी है और परपेंडिकुलर p के वो भी है, तो अब जा कर के फिगर सही बना। अच्छा सर आपने पहले गलत क्यों बनाया? तब भैया मुझको नहीं पढ़ना है, मुझको नीट का एग्ज़ाम नहीं देना, तुमको देना है, तो मैं वही बनाऊंगा जो तुम बनाते हो और दिखाऊंगा कि इसमें क्या गलत है। मुझको तो पता है फिगर कैसे बनेगा, मगर तुमको कब पता होगा कि सर ऐसे नहीं ऐसे बनेगा। ठीक है, तो याद रखना, अगर कभी भी रिजल्टेंट दो वेक्टर का किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 से ज़्यादा होगा, कंफर्म 100%। क्लियर है?
फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट उनमें से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 से ज़्यादा ही होता है, कंफर्म ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म होगा। यानी कि ये एंगल का तो कोई चांस ही नहीं बनता सर, कोई चांस नहीं। 75 ख़त्म, हटाओ, बच गए 3। ये 3 90 से अधिक है, इनमें हम चेक करते हैं सर क्या कहानी होगी। अच्छा, जब इतना बना ही दिया है सर तो ज़रा लगे हाथ पैरेललोग्राम भी कंप्लीट कर दीजिए। जो पैरेललोग्राम आपने पढ़ाया है वो भी कंप्लीट कर दीजिए। लो कर दे रहा हूँ मैं कंप्लीट। यहाँ मैं ड्रॉ किया एक साइड, यहाँ मैं ड्रॉ किया दूसरी साइड और बन गया मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना हो फिगर को तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि जाहिर सी तो मैं मेज़र करके तो बना नहीं रहा हूँ, तो छोटा बड़ा होगा तो आई विल एडजस्ट। ठीक है, तो ये था वेक्टर P, ये था वेक्टर Q और ये हो गया R और ये बन गया तुम्हारा फिगर। जो ये क्वेश्चन का मेन फिगर ये है, ऐसे ही बनेगा, 100% फिगर सही है। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन P एंड Q? P और Q के बीच एंगल बताइए सर, बाकी बात छोड़िए, एंगल बताइए, ये वाला एंगल जो 90 से ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं इसको हटा दूँ, अगर यही एंगल फाइंड कर लूँ तो भी हमारा काम हो जाएगा, बाद में 90 ऐड कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, तो पूरा एंगल में क्यों फाइंड करूँ, ये फाइंड कर लूँ, काम खत्म। रिजल्टेंट की वैल्यू के बारे में कह रहा है, रिजल्टेंट जो है Q का हाफ है, R की वैल्यू Q का हाफ है, तो Q को अगर मैं 1 मान लूँ तो R कितना हो जाएगा 1/2। X मानोगे तो x/2, जो मानोगे जो बाई 2, जो तुमको मानना है मान लो। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर पे cos थीटा अगर अप्लाई कर दूँ तो cos एज इक्वल टू क्या होगा सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो cos एज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज़ 1/2। अब cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है सर, 60 डिग्री की तो होती है, तो 60 वो और 90 ये, देयरफॉर इफ आई से एंगल बिटवीन P and Q is equal to 60 plus 90 is equal to 150 डिग्री इज द राइट आंसर। 150 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा। बात को समझ गए हो तो जल्दी कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्विक। ओके बच्चों, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी तुम्हारे लिए मैंने उसी से मिलता जुलता लिया है ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और कोई डाउट जो हो वो सॉल्व हो जाए। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर P। दो वेक्टर P और Q है, उनका रिजल्टेंट P है, रिजल्टेंट जो है वो P के परपेंडिकुलर है। तो फिर मैं तुमसे पहले ही कहूँ, वेक्टर में कोई भी क्वेश्चन हो कोशिश करो उसका डायग्राम ड्रॉ किया जाए, चीज़ें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से, अच्छा मुझको ये पता है कि अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किसी भी एक के परपेंडिकुलर हुआ तो बीच का एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा। अभी देखा मैंने, एक बार बात किया समझ गए। अब एक बार फिगर गलत बन गया, अब तो फिगर गलत नहीं बनाएंगे और बीच के एंगल को 90 से ज़्यादा दिखाएंगे, कुछ ऐसे। तो ये बन गया वेक्टर P और ये हो गया वेक्टर Q। अब हमको ये पता चल चुका है कि ऐसा फिगर सर क्यों बना रहे हैं। ठीक है, रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट को P के परपेंडिकुलर भी दिखा दिया लो, और इसकी जो वैल्यू है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू का 3/5 है, Q की वैल्यू का 3/5 है। बट पहले मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूँ, वैल्यू बाद में देखा जाएगा। मैंने पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया इन दो वेक्टर को लेकर के, बढ़िया सा प्यारा सा पैरेललोग्राम। ठीक है, फाइन, ये हो गया तुम्हारा बढ़िया सा पैरेललोग्राम। चलो अब क्या करना है सर, अब हमको P और Q के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो फिर वही कहानी है, इस 90 से हमको कोई मतलब नहीं है, 90 बाद में ऐड कर देंगे। ज़रा इस एंगल की जांच पड़ताल कर लिया जाए, आंसर हमारे सामने होगा।
आर की वैल्यू क्यू की वैल्यू का 3/5 है, तो क्यू की वैल्यू कुछ भी लोगे उसका 3/5 कर देना। तो चलो मैं इसकी वैल्यू को मोटे भाई चलो 1 ही मान लेता हूँ। तो 1 का 3/5 सर 3/5 ही तो होगा। x मानोगे तो 3x/5, k मानोगे तो 3k/5, जो मानना है मान लो, उसका 3/5 कर देना। नाउ फिर मैं वही फॉर्म लगाऊंगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किया तो सर 3/5 ही तो आया। और cos में 3/5 कितनी डिग्री पर होता है सर? cos में 3/5 53 डिग्री पर होता है, 53। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ आई कहाँ से है? मैं दो एंगल तुमको बताता हूँ, 37 और 53 बड़े काम के एंगल हैं, इनकी वैल्यू को याद रखना। cos 37 sin 37 एंड 53। तो साइन और cos में ये दो एंगल बड़े इंपॉर्टेंट तुमको होंगे, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। sin 37 बेटा 3/5 होता है, cos 37 बेटा 4/5 होता है, sin 53 बेटा 4/5 होता है, cos 53 बेटा 3/5 होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं, और tan निकालना होगा तो डिवाइड कर देना, tan 37 3/4, tan 53 4/3। ठीक है, तो ये 37 और 53 ये दो वैल्यूज़ याद रखना, ये हमको बहुत जगह मिलेंगे। नहीं पता हो तो इन्वर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर 37 और 53 स्पेशल एंगल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये 3 4 5 का जो ट्रिपलेट बनता है वहाँ की बात होती है। 3 4 5 का जो ट्रिपलेट बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये उनके एंगल्स होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फाइन, तो 53 डिग्री ये एंगल है, मगर P और Q के बीच पूछा है। देयरफॉर इफ आई से एंगल बिटवीन P एंड Q इज कितना हो जाएगा बच्चों? 53 डिग्री प्लस 90 भी ऐड कर दीजिए सर, कितना हो जाएगा सर? 143 डिग्री। तो 143 डिग्री इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5th की तरफ, जल्दी क्विक। चलो बच्चों, उसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बदला है, मगर बेस उसके वही है। ठीक है, क्योंकि हमें जितने बेसिक्स क्वेश्चंस करने हैं वही हमारे कॉन्सेप्ट को बनाने हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने हैं। जितने भी तुम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखोगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक्स पर डिपेंड रहेंगे। तो जिन बच्चों के बेसिक्स इम्पॉर्टेंट हैं, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, उनको कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो बेस है किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इन फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में जो बेस हमारा है वो स्ट्रॉन्ग करो। बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर जितनी ऊंची से ऊंची इमारत खड़ी करना चाहोगे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो मैं तुम्हारा बेस बना रहा हूँ, बाकी तुम इतने मेहनती हो कि अपना इमारत तुम खुद खड़ी कर लोगे। वॉट आई हैव टू डू इज़ टू मेक फंटास्टिक बेस फॉर यू। एकदम बढ़िया से बेस बना दूंगा, बाकी तुमको जितना उसमें बुर्ज खलीफा बनाना बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू ए। तो जो पहला स्टेटमेंट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट किसी एक के परपेंडिकुलर है, मतलब बीच का एंगल 90 से ज़्यादा ही होगा। तो ठीक है, जाना पहचाना स्टेटमेंट है, तो जाना पहचाना फिगर भी ड्रॉ कर दिया जाए, और मैं ये मान लूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी ठहरा, और इनका जो रिजल्टेंट है सर ए के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ये हो गया बच्चों इसका रिजल्टेंट। तो मैं बना लूँ पैरेललोग्राम और कर लूँ पैरेललोग्राम को पूरा कुछ इस तरीके से बढ़िया सा फिगर बना लूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे कि हाँ सब बढ़िया सा पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, फाइन। अब कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, कर दिया।
एंड इट्स मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, इट्स मतलब रिजल्टेंट के लिए है वो, इट्स स्टैंड फॉर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू ए, इसकी जो वैल्यू है ए के इक्वल भी है, मतलब ये भाई साहब ए के परपेंडिकुलर है और ए के इक्वल भी है। तो हमें वही चीज़ फाइंड करनी है ए और बी के बीच का एंगल। तो फिर मैं वही कहूँगा कि भैया पूरे एंगल के चक्कर में ना पड़ो, ये थीटा निकालो 90 ऐड करो, काम खत्म। बट कैसे? आर की वैल्यू ए के इक्वल है, तो चलो मैं ए को 1 मान लूँ, आर भी कितना हो जाएगा 1, एक्स मानोगे एक्स इक्वल कुछ मान लो। अगर ये 1 तो ये कितना हो जाएगा सर √2, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये √2 होगा तो सामने वाला भी √2, पैरेललोग्राम है सर। ये 1 तो सामने वाला भी 1, पैरेललोग्राम है। सारे एंगल तो मिल गए, सॉरी सारे साइड तो मिल गए, तो साइन कॉस टेन जो लगाओ। ये हमको थीटा चाहिए, लेट अस अप्लाई टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस, यू गॉट 1/1 इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 ये है, मगर ये पूरा एंगल ए और बी के बीच का होगा। देयरफॉर व्हाट वी नीड इज दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 90 + 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री ये आ गया ए और बी के बीच का एंगल। लेकिन बात यहाँ पर रुकी नहीं है, और भी कह रहा है एंड द रेशो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का रेशो बताओ। मतलब तुमको पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज टू बी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो a/b, ए की वैल्यू कितनी है 1, एज्यूम किया मैंने। बी की वैल्यू कितनी i√2, ए को एज्यूम करने पर बी की वैल्यू √2i है, तो रेशो कितना हो गया 1:√2 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ रहे हो? जल्दी करो, आगे चलेंगे फिर। ओके फाइन बच्चों, तो सबने कर लिया। तो आज डे 1 का ये पहला क्लास मैं यहाँ स्टॉप करूँगा। आज फर्स्ट क्लास थी, अपना रिएक्शन ज़रूर देना, क्लास कैसी लगी और तुम इसमें क्या और चाहोगे कि सर ये चीज़ ऐसे हो वैसे हो, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, तुम जैसे पढ़ना चाहो, जिस तरीके से पढ़ना चाहो वो मुझको बताओ। अगर वो चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होंगी तो मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा, देखूंगा कि इस पर और तुम्हारे लिए क्या बेहतर किया सकता है। तो क्लास कैसी लगी इसको रिस्पॉन्स ज़रूर करना, और इसमें क्या और तुमको चाहिए, जो तुम्हारा वीक पोर्शन है जिस पे तुमको और ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, वो तुम अच्छे समझते होंगे कि सर मेरा ये चीज़ वीक है, कॉन्सेप्ट समझने में मुझको दिक्कत है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में दिक्कत है, बायो के स्टूडेंट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हाथ में कमज़ोर है। जो भी दिक्कत समस्या है कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही आगे क्लासेस को प्लान करेंगे। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास को अच्छे से देखो, नोट्स प्रिपेयर करो, मेहनत करो, याद रखना मेहनत करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो एंड बी वेरी वेरी पॉजिटिव, very very hard working, very very consistent and very very honest to yourself। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।